नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति और अब उपचुनावों की सियासत शुरू है। हालात ये हैं कि हर राजनीतिक दल उन तमाम दिग्गजों को साधने की कोशिश कर रहा है जो अपने अपने राजनीतिक दलों से खफा है। बात ग्वालियर की कर रहा हूं मैं। ग्वालियर में ब्राह्मणों के एक बड़े नेता बालिंदु शुक्ला, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी माधवराव सिंधिया के बहुत करीबी नेता थे। उनके साथ लंबा सियासी अनुभव, उनके साथ राजनीति करते थे। आज मध्य प्रदेश में राजनीति के चाणक्य, कांग्रेस के चाणक्य दिग्विजय सिंह को भले ही राजनीति का चाणक्य माना जाता है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक मास्टर स्ट्रोक खेला और साफ तौर पर उन्होंने बालिंद्र शुक्ला को कांग्रेस पार्टी में शामिल करा दिया। 20 साल से यह नाम भले ही मध्य प्रदेश की सक्रिय राजनीति में नहीं रहा हो, उतनी चर्चाएं नहीं हो, लेकिन 1980 से लेकर 2001 तक ये नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में चारों तरफ सुनाई देता था, खासकर चंबल अंचल में। एक कद्दावर ब्राह्मण नेता की छवि, हालांकि उम्र के वो एक ऐसे पड़ाव में हैं जब चुनाव लड़ाया जाएगा, क्या किया जाएगा, लेकिन इससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा ये आगे आने वाले उपचुनावों में साफ तौर पर दिख जाएगा। लेकिन माधवराव सिंधिया के साथ एक लंबी राजनीतिक यात्रा करने वाले बालिंद्र शुक्ला ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली। दरअसल उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण। ऐसा कहा जाता है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंबल क्षेत्र में कमान संभाली, तब से एक गुट ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोगियों का ही बालिंद्र शुक्ला को दरकिनार करना शुरू कर दिया था। और सार्वजनिक मंच पर जब बालिंद्र शुक्ला के बारे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ तीखी टिप्पणी की थी, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी में रहते हुए भी ये माना जाता है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि बालिंद्र शुक्ला को कोई बहुत तवज्जो नहीं मिला। निगम मंडल दिया गया, तमाम जिम्मेदारियां थी, लेकिन वो असहज थे। अब एक बार फिर से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं, तब उन्होंने कांग्रेस में वापसी की है। इसके क्या मायने होंगे ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब दोनों राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस, इनकी कवायद है कि तमाम ऐसे नेताओं को साधा जाए जिनका पार्टी में होल्ड अच्छा हो, लेकिन वो दरकिनार किए गए होंगे। कांग्रेस की नज़र में उपचुनाव की सीटों में तमाम बीजेपी के वो दिग्गज भी नज़र में हैं जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और जिनसे उम्मीद है कि शायद वो पार्टी से बगावत कर जाएं। यही हाल कांग्रेस में है। कांग्रेस में भी तमाम ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े हुए नेताओं को भाजपा में शामिल कराने की कवायद आगे हो सकती है। उपचुनावों में क्या स्थिति होगी और इस नाम का कांग्रेस के साथ जुड़ना, बालिंद्र शुक्ला का कांग्रेस के साथ जुड़ना, इसका क्या असर होगा ये आगे आने वाला समय बताएगा। खैर, दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। आज मध्य प्रदेश में एक चर्चा सुबह से ही शुरू थी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर पहुंचे। घर पर वो चाय के लिए पहुंचे थे, लेकिन तमाम कयास शुरू हो गए। राज्यसभा की तैयारियों की बात शुरू हो गई, कैबिनेट विस्तार की बात शुरू हो गई। राजनीतिक हालातों को लेकर ऐसा माना गया कि यह चर्चा थी। हालांकि दोनों नेताओं ने इस चीज को नकार दिया और शिवराज सिंह ने साफ साफ कह दिया कि बहुत दिनों से चाय ड्यू थी, इसलिए गृह मंत्री के घर पहुंचा था चाय के लिए। बाहर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने गेहूं के मुद्दे पर कहा कि जो गेहूं भीग गया है, जो अनाज, वो सूख जाएगा। इस बात को कहने में क्या तर्क था वो शिवराज सिंह चौहान ही जानेंगे, मुख्यमंत्री ही जानेंगे, लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर अचानक उनके घर पहुंचना, हालांकि उन्होंने इसे एक बहुत औपचारिक चर्चा बताया कि सुबह सुबह ड्यू था इसलिए चाय पे पहुंच गया। बाकी चर्चाएं मंत्रालय में हो सकती हैं, वल्लभ भवन में हो सकती हैं, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं, क्योंकि चंबल की तमाम सीटों पर उपचुनाव है, मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार करना है और ऐसी तमाम चर्चाओं के बीच मध्य प्रदेश में राजनीति के चाणक्य बनते नरोत्तम मिश्रा के यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पहुंचना बहुत से सवाल खड़े करता है कि आखिर क्या कारण था। अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। अगली खबर, मंदिर में सैनिटाइजर का विरोध। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है उसको लेकर अब पुजारियों ने बवाल शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि सैनिटाइजर से हाथ धोकर मंदिर प्रवेश करने को उन्होंने गलत बताया है। पुजारी ने कहा, अल्कोहल का प्रयोग अपवित्र करने जैसा है।
तमाम परिस्थितियों के बीच सरकार की कवायद है कि किसी तरह से कोरोना से बचाया जाए, धार्मिक स्थलों को चालू करना है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन में 8 जून से कुछ शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, लेकिन अब ये भोपाल में, जिस तरह से भोपाल में एक माँ वैष्णो धाम आदर्श नौ दुर्गा मंदिर के व्यवस्थापक पंडित चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, इससे हाथ में लेने के बाद मंदिर में प्रवेश करना भारतीय संस्कृति के अनुसार सही नहीं है। इस संबंध में वो गृह मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे ताकि मंदिरों में सैनिटाइजर का उपयोग ना हो। अब ये चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखना होगा किस तरह से इन सारी चीज़ों का समाधान सरकार करती है, क्योंकि तमाम चीज़ें अब सामने हैं। शासन के निर्देश के अनुसार मंदिर में प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा। इस पर भी पुजारी ने कहा कि शासन की शर्त का हम विरोध करते हैं। भगवान को रोज भोग लगता है, ऐसे में भक्त अगर प्रसाद नहीं लेंगे तो प्रसाद का अपमान होगा। उन्होंने शासन से सवाल किया कि जब दूसरे के हाथ से बना खाना और अन्य सामान लेकर लोग घर पर खा सकते हैं तो प्रसाद भक्तों को देना कोरोना फैलाने का माध्यम कैसे हो सकता है। भगवान देश को, विश्व को कोरोना से बचाए, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में जिस तरह की गाइडलाइन तैयार हो रही हैं, अब पुजारी इसके विरोध में आ रहे हैं। प्रदेश की आखिरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। आखिरी खबर मध्य प्रदेश विंध्य की कभी राजधानी रही रीवा की है। 72 साल से दलित बस्ती के लोग पानी के लिए तरस रहे थे और उन्हें पानी महज 10 रुपए के खर्च में मिल गया। ये आरटीआई की ताकत है और ये ताकत देखने को मिली रीवा में, जब राज्य सूचना आयोग ने आधी रात को अधिकारियों की क्लास लगाई। रीवा के नेवरिया दलित बस्ती में रातों रात लगाया गया नलकूप। ये खबर आज पूरे प्रदेश में, देश भर में चर्चा का विषय है कि 72 सालों से जो लोग पानी को तरस रहे थे, आखिरकार उन्हें पानी मिल गया। इसके लिए मात्र 10 रुपए खर्च किए गए। आधी रात को ही अधिकारियों को फटकार लगाकर नलकूप लगवा दिया गया। मामला रीवा के नेवरिया दलित बस्ती का है। यहाँ पर लोग 72 सालों से इन्हें पानी नहीं मिल रहा था। आरटीआई कार्यकर्ता इतने सजग होकर इस चीज़ पर इन्होंने संज्ञान में लिया जैसे ही सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मिलती है, लेकिन राज्य सूचना आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और पीने का पानी मुहैया करा दिया। इस पूरे प्रकरण में मजेदार बात यह रही कि जो काम इतने सालों में नहीं हो पाया, वो एक नोटिस के बाद रात भर में हो गया। सवाल ये है कि आखिर ये व्यवस्था ऐसी क्यों है कि इतने साल एक गांव में पानी के लिए लग गए। 72 साल बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन रीवा के आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने सूचना के अधिकार के तहत अपील की थी। नलकूप लगाने की योजना में अब तक क्या कार्रवाई हुई, इसका जवाब अधिकारियों से मांगा गया था। अधिकारियों का जवाब नहीं मिलने पर मामला सूचना आयोग तक पहुंच गया। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने पीने के पानी को जीवन जीने का संवैधानिक अधिकार बताते हुए इस मामले में तत्काल पीएचई के कार्यपालन यंत्री शरद सिंह और एएल चौधरी को सुनवाई का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस मिलते ही पीएचई विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उस काम को उसी दिन कर दिया गया जो 72 सालों से लोग इंतजार कर रहे थे, जो 72 सालों से काम नहीं हुआ था। आप समझिए आरटीआई कितनी बड़ी ताकत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य के सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने पिछले दिनों जिस कोर्स ऑफ एक्शन के साथ काम किया है और जिस तरह से तमाम इश्यूज पर, आरटीआई के इश्यूज पर जहां जवाब नहीं दिया जा रहा था, वहां पर जिस तरह से कोर्स ऑफ एक्शन रखा है, उससे कहीं ना कहीं समाज में एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाता है। और रीवा के आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी जो लगातार सूचना के अधिकार के माध्यम से काम कर रहे हैं और उनकी कवायद है कि आम लोगों को रिलीफ मिल पाए, भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाए। लेकिन 72 सालों बाद महज 10 रुपए में अगर लोगों को राहत मिली है, बहुत दूर से पानी लेकर आते थे और अब उनके गांव में, उस बस्ती में पेयजल की व्यवस्था कर दी गई है। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।